स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में। रिलेशन और फंक्शन के बारे में क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल में बात की गई है, और जो इन्होंने क्लास 11 अच्छे से पढ़ा है वो इस चैप्टर को बखूबी समझ सकते हैं। बट जिन्होंने क्लास 11 अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हो, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, उनको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे जो टर्म्स आते जाएंगे मैं उनको इस वे में एक्सप्लेन करूँगा आपको, कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो डोंट वरी इफ़ यू हैवंट रेड क्लास 11 इन गुड मैनर। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट टर्म रिलेशन। आखिर रिलेशन क्या होता है? ओके, तो रिलेशन की डिफिनीशन को एग्जैक्ट अगर समझा जाए, सो इट इज़ अ सबसेट। ओके, इट इज़ ए सबसेट। अभी हम तुरंत समझेंगे सबसेट क्या होता है, पहले मैं डिफिनेशन इसकी पूरी कर लूँ। इट इज़ ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ओके, वेयर ए एंड बी आर सेट्स। ओके, तो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है, वेयर ए एंड बी आर सेट्स। तो यहाँ पर तीन टर्म आते हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। ओके, पहला टर्म है सबसेट। ओके, सेकेंड टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, एंड थर्ड टर्म है सेट्स। ओके, तो जैसे मैंने डिफिनेशन लिखा है उसमें पहला टर्म जो मुझे हमें समझना है वो सबसेट है, सेकेंड टर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और थर्ड टर्म सेट्स। बट जब आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में समझना स्टार्ट करेंगे, तो सेट्स सबसे पहले आता है। सबसे पहले हम समझते हैं सेट्स क्या होता है। ओके, तो सेट्स होता है, इट इज ए कलेक्शन। ओके, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और नंबर्स। तो ये कलेक्शन है थिंग्स का, नंबर्स का, ऑब्जेक्ट्स का। ओके, बट एक कंडीशन है, दिस कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। ओके, ये कलेक्शन जो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं कि कलेक्शन तो समझ में आता है हमें, कलेक्शन मतलब संग्रह, कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर दिया तो कलेक्शन हो गया। जैसे कुछ किताबों को इकट्ठा कर दिया तो कलेक्शन हो गया, कुछ खिलाड़ियों को इकट्ठा कर दिया तो कलेक्शन हो गया, कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर दिया तो स्टूडेंट्स का कलेक्शन हो गया, कुछ पेन्स को इकट्ठा कर दिया तो पेन्स का कलेक्शन हो गया। ओके, कुछ लेक्चर्स को इकट्ठा कर दिया एक जगह तो लेक्चर्स का कलेक्शन हो गया। ये वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? तो वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है, ओके, वेल डिफाइंड का मीनिंग यह होगा कि जब भी आप कोई कलेक्शन लेंगे उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स का मतलब कि जो भी कलेक्शन के अंदर आइटम्स आ रहे हैं वो आइटम्स अगर आप श्योरली डिसाइड कर पाए, मीन्स इफ यू आर श्योर दैट which elements belong to the set, belong to the collection, better say collection, then collection can be said as well defined. Got it? मतलब ये जब भी आप कोई कलेक्शन लेंगे, अगर आप बता पा रहे हैं, बखूबी बता पा रहे हैं, श्योरली बता पा रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा, और इस तरह उस कलेक्शन को हम सेट बोल सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ओके, मैंने बोला कि टेल मी द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? तो आप बोलेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। इज देयर एनी डाउट?
क्या कोई ऐसा डाउट है आपको कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू के अलावा भी और भी कुछ हो सकता है, या ई नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ऐसा कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई डाउट होना चाहिए। ओके, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई कलेक्शन करने को बोला जाए और आपको फ्रेंड को भी वही कलेक्शन करने को बोला जाए, अगर आपका फ्रेंड और आपका आंसर सेम आता है, या 5-6 लोगों को बोला जाए, सेम क्वेश्चन दिया जाए कलेक्ट कीजिए, आप 5-6 लोग जो हैं सभी का आंसर सेम आता है, तब वो कलेक्शन वेल डिफाइंड माना जाएगा। ओके, अन्यथा नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, सपोज आई आस्क टू मेक अ कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये कलेक्शन बनाने को मैंने केवल आपसे नहीं 10 स्टूडेंट से बोला है, जिसमें 5 आपके फ्रेंड्स हैं, 4 आपके जो दोस्त नहीं हैं, एनिमी लाइक हैं, उनसे पूछा, एक आपसे पूछा। तो 10 लोगों से मैंने सेम क्वेश्चन किया कि टेल मी द टॉप 5 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे केस में जो 10 लोग जवाब देंगे, उन 5 बैट्समैन का नाम रखेंगे जो, क्या वो सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आप आंसर बोलेंगे, हो सकता है आपकी नज़रों में रोहित शर्मा टॉप 5 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन में आते हों, आपके फ्रेंड की नज़रों में नहीं आते हों। हो सकता है किसी ने विराट कोहली को रखा हो टॉप 5 में, हो सकता है किसी ने नहीं रखा हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। तो ऐसे कलेक्शन जिसके एलिमेंट्स पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकते हैं, वो सेट नहीं कहलाएंगे। ओके, वैसा ही कलेक्शन सेट होगा जिसके एलिमेंट्स पर्सन टू पर्सन वेरी ना करें, और ऐसे टाइप के कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। ओके, तो वही मैंने डिफिनेशन बताया आपको कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स, नंबर्स, थिंग्स, दिस मे बी एनीवन, बट दिस कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। तो होप कि आप वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल अगर हम लें, सपोज आई आस्क यू टेल मी all the novels of Munshi Premchand. Okay, and the same question I asked with all of your friends. तो ऐसे केस में आपको क्या लगता है, सभी का आंसर सेम होगा? ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि वो सभी मुंशी प्रेमचंद के सारे क्वेश्चंस को गूगल करेंगे, या जैसे भी उन्हें अगर मालूम होगा तो ठीक है, वरना गूगल करेंगे और इस तरह वो सारी लिस्ट निकालेंगे और सभी का आंसर सेम आएगा। गॉट इट? एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि सपोज I ask you to collect the numbers which are less than 10 and they are divisible by 2. Okay, in that case आपका आंसर और आपके दोस्तों का आंसर फिर सेम होगा। क्यों? क्योंकि आप भी 2, 4, 6, 8 बोलेंगे, क्योंकि मैंने इवन नंबर का कलेक्शन पूछ लिया आपसे जो कि 10 से कम है, जो कि डिविजिबल बाई 2 है। तो आप भी वही बोलेंगे 2, 4, 6, 8, आपके फ्रेंड्स भी वही बोलेंगे। तो यह कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, और इस तरह इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोल सकेंगे। ओके, तो ये हुआ सेट का मतलब। आई होप कि आपको सेट का मतलब क्लियर हो गया होगा। सेट के बारे में कुछ और बातें भी कर लेते हैं। ओके, पहली बात कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ओके, एंड the elements of set are represented by small letters। मतलब कि जो सेट्स होंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप कलेक्शन बनाइए किसका, तो वॉवेल्स का। तो जो कलेक्शन बनेगा उसको आप कुछ नाम देंगे। सपोज मैंने नाम दिया वी फॉर वॉवेल्स। ओके, तो ये कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मिडिल ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी तुरंत। तो जो ए ई आई ओ यू होंगे वो स्मॉल से लिखे जाएंगे। गॉट इट? ओके, तो इस तरह जो सेट होंगे उनको कैपिटल से लिखेंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल से लिखे जाएंगे, जब तक कि मेंशन ना किया हो, जब तक यहाँ कैपिटल कुछ दिया ना हो। अगर आपको खुद से लिखना हो तो आप स्मॉल से लिखेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि ए कोई सेट है, ओके, वो ऐसे नंबर्स का सेट है जो कि प्राइम नंबर्स है एंड लेस देन 20 है, तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा,
13 होगा, 17 होगा एंड 19 होगा। ओके, और ये कलेक्शन एक सेट भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो फिक्स है। आपका आंसर, आपके फ्रेंड का आंसर सेम आएगा। सो इस इन दिस वे इस कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा और ये सेट होगा। सो ए एक सेट हो गया। ए को हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज इट इज़ अ सेट। ओके, तो होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, या सेट्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स। ओके, और दो मेथड्स का नाम क्या क्या है? पहले मेथड को हम बोलते हैं रोस्टर मेथड और सेकंड मेथड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब हम समझते हैं इन दोनों को बारी बारी से कि क्या होता है। रोस्टर मेथड का मतलब होता है कि डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखना। ओके, और सेट बिल्डर का मतलब होता है, सेट बिल्डर मेथड में हम करते हैं कि जो सेट होता है उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उसकी जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात किया कि जो सेट्स के एलिमेंट होंगे वो फिक्स होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करते हैं, यानी कि उनमें कोई प्रॉपर्टी होती है और वही प्रॉपर्टी को चूज करके हर एक कोई वो एलिमेंट को लिखता है। और वो प्रॉपर्टी खास होती है, जो सेट दिया गया है उसके जो एलिमेंट्स है उनमें ही वो प्रॉपर्टी होगी, जो भी उस सेट के अंदर आए हैं उनमें ही वो प्रॉपर्टी है, उसके बाहर किसी में वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे अगर मैं बोल दूँ AEIOU, तो वो वॉवेल्स हैं, और वॉवेल हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यही 5 होते हैं। उसके बाहर कोई ऐसा, जैसे B हुआ, C हुआ, M हुआ, N हुआ, ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो इसके बाहर हो और वॉवेल हो। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देना। अगर बोला जाए कि आप सेट बताइए, एक सेट V है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं AEIOU। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया तो इसको बोलते हैं हम रोस्टर मेथड। अगर आप उसको बातें बना के बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये आपने उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई, तो इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको बोला जाए कि राइट द सेट, ओके, सपोज ये क्वेश्चन है, राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इंटीजर जो होंगे पॉजिटिव लेना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, विच डिवाइड 42, और इसको आपको जो सेट रिप्रेजेंट सेट बनेगा, जो सेट फॉर्म होगा, इस सेट को आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले 42 को जो डिवाइड करें वो नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो अभी ऐसे 1 होगा जो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 2 होगा, 3 होगा, 4 काटता है क्या 42 को? नहीं, 6 होगा, 7 होगा, देन 14 एंड उसके बाद 21 होगा, और उसके बाद 42 होगा। ये नंबर्स जो हैं सारे ऐसे नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं। अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले इस सेट के लिए हम एक नाम लेंगे, सपोज A इज़ द सेट। ओके, तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म आप लिखेंगे 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। आपने क्या किया, डायरेक्ट जो नंबर्स थे उनको लिख लिया, आपने बस ब्रेसेस के अंदर रख लिया, या इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो आपने ब्रेसेस के अंदर इसको रख लिया। अब हम लिखेंगे इसी सेट को, सेट A ही रहेगा, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट देंगे हम, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल, समझेंगे अच्छे से इस चीज़ को। तो ये हो गया द सेट ऑफ ऑल। तो द सेट ऑफ ऑल हम लिख लिया, एक्स लिखेंगे, सच डैट, इसका मतलब होता है सच डैट। पढ़ेंगे कैसे इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट। अब क्या करेंगे हम, जो भी ये सेट है, जो भी एलिमेंट्स हैं सेट के, उनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं आप।
सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि वो 42 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 42 के डिविजर हैं। तो इसको आप लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स जो है क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके, एंड साथ ही एक्स ये और क्या है, एंड इज अ डिविजर ऑफ 42। होप यू गेट इट। जो ए है आप उसको नंबर से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और शेड बिल्डर फॉर्म में आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं। एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि पहले तो वो नेचुरल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर केवल हम बोलेंगे तो 1 2 3 4 भी नेचुरल नंबर होगा, 5 भी होगा, 6 7 हमने लिया, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा। तो एक और कंडीशन इसमें है कि वो 42 का डिविजर है, और जब 42 का डिविजर की हम बात करेंगे तो उस केस में 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 आएगा, 5 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे नंबर्स नहीं आएंगे, केवल यही नंबर्स आएंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड इज अ डिविजर ऑफ 42। गॉट इट। तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होती है, एलिमेंट्स आर ओके डिस्टिंक्ट, मतलब कि वो रिपीट नहीं होते हैं, नॉट रिपीटेड। जो भी एलिमेंट होते हैं उनको रिपीट नहीं करते हैं हम। समझ में आ रही है बात। जितने भी एलिमेंट्स होंगे कोई रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर बोला जाए सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, स्कूल वर्ड में जितने भी लेटर हैं उनकी मदद से एक सेट फॉर्म कीजिए। तो आपको लेटर कौन कौन मिलेंगे इसमें, तो एस है। सबसे पहले तो इसका हम सेट का नाम देंगे। तो सपोज कीजिए हम सेट का नाम हमने बी दिया, तो एस हो गया, सी हो गया, एच हुआ, मैंने कैपिटल कर लिया, यहाँ पे स्मॉल, चलिए इसको भी हम कैपिटल कर लेते हैं, बेटर होगा, चलिए कैपिटल हो गया, एस सी एच, ओ हुआ, और फिर ओ आया, लेकिन ओ को हम रिपीट नहीं करेंगे, वही मैं बता रहा था। एलिमेंट्स जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। एक बार आपने ले लिया तो आप दूसरी बार नहीं लेंगे उसको। तो एस सी एच ओ एल, तो ये हो गया सेट बी रोस्टर फॉर्म में, जो कि स्कूल वर्ड के लेटर से मिलकर बना है। और हमने देखा कि हम ओ को रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। एक और चीज़ जो इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर, एलिमेंट्स का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रिलेवेंस। इसका मतलब यह हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं उनको आप इधर उधर करके लिख सकते हैं, उनके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रिलेवेंस। समझ में आई बात। मतलब कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे और उसमें कोई परेशानी नहीं थी। आप सी को पहले लिख लेते हैं, आपका मन है एच को उसके बाद लिखने का, उसके बाद एल को लिखने का, उसके बाद ओ को लिखने का, उसके बाद एस से लिखने का। बस आपको क्या करना है, ये पांचों लेटर्स इसमें होने चाहिए। तो इस तरह अगर ये इसको सेट बी बोलते हैं और इसको अगर सेट सी बोलते हैं तो बी और सी सेम हो जाएंगे, और इनको हम इक्वल सेट भी बोलते हैं। अगर कोई दो सेट दिए गए हैं और दोनों सेट के एलिमेंट्स हूबहू सेम है, बस उनका लिस्टिंग में अंतर है, या सपोज कीजिए उसको रिपीट किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ ए इज अ सेट whose elements are 1 2 3 4 and B is a set whose elements are 1 1 2 2 3 3 3 and 4, तो आप देखेंगे कि ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 हैं, अब बी में भी जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 हैं, बस इनको रिपीट किया गया है। रिपीटेशन का आप जानते हैं कोई मतलब नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में। सो आप बोल सकते हैं ए इक्वल्स बी, ठीक है। तो ये हुआ इक्वल सेट का मतलब। समझ में आ रही है बात। तो इतना आपने सेट के बारे में समझा। सेट के बारे में हमने देखा कि इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड से मतलब यह होता है कि जो भी आप एलिमेंट्स बोलेंगे सेट के रिलेटेड वो फिक्स होने चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने चाहिए, ठीक है। आगे हमने देखा कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर मेथड, एक सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेट बिल्डर मेथड में हम उन एलिमेंट्स की एक खास प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो केवल उन्हीं एलिमेंट्स के पास है। ओके, रोस्टर फॉर्म में आगे हमने देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब उनको रिपीट नहीं करते हैं और ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग का भी कोई रिलेवेंस नहीं होता है, मतलब आप उसका ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं, वो सेट नहीं बदलेगा। गॉट इट। तो अगर आपको कोई सेट दिया रहे जिसके एलिमेंट्स और कोई एक और सेट दिया गया है जिसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, बस उसको इधर उधर करके या रिपीट करके लिखा गया है, तो वो दोनों सेट सेम हो गए। एक और चीज़, और वो ये कि सपोज कीजिए एक सेट कोई ए गिवन है और जो ए सेट है वो 2 4 6 8 है। आप समझ सकते हैं कि ये कैसा सेट है, इवन नंबर का सेट है जो कि 10 से कम है। ओके, तो चूँकि 2 इसमें है तो हम लिखते हैं इसको 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ 2 बिलोंग्स टू ए। गॉट इट। 2 बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग्स टू ए, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब इससे रिलेटेड है ये। गॉट इट। चलिए, 5 बिलोंग्स टू ए। नो, 5 बिलोंग्स टू ए कहना गलत है। क्यों? क्योंकि 5 इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी तरह 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। गॉट इट। 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ए जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में रखने को दिया जाए, लिखने को दिया जाए, तो सबसे पहले सेट का आप नाम लिखेंगे, ए इक्वल्स, एक ब्रेसेस लेंगे। ठीक है, और ब्रेसेस का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, ऑल, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, और आप एक वेरिएबल लेंगे एक्स, आप वाई भी ले सकते हैं, आप जेड भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं, कुछ भी। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, अब आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे इसकी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सो आप लिख सकते हैं कि एक्स इज अ स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम स्क्वायर बोलते हैं कि ये स्क्वायर है किसी का, किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं आप, केवल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स एन स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इट वेरीज, कहाँ से कहाँ वेरी करता है, फ्रॉम 1 to 5। समझ में आई बात। तो ये 1 से लेकर 5 तक है, क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको आप बोल सकते हैं। ऐसे 1 to 5 मैंने मेंशन कर दिया तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव ही होगा। एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के बहुत तरीके हैं। जो भी प्रॉपर्टी आपको सूझ रही है आप लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखने का, कैसे लिखेंगे हम ये एलिमेंट्स की। तो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में जब आप चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप पी इक्वल्स, अब क्या लिखेंगे हम, नंबर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है तो 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1 और 1 से बड़ा होगा। 2 डिजिट का है तो आप 10 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 10, 11, 12, 13, और ऐसा ही बढ़ता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। गॉट इट। बट ये सारे नंबर्स हमें नहीं लेने हैं, हमें वही नंबर्स लेने हैं जिसमें दोनों डिजिट को अगर जोड़ते हैं तो हमें 8 मिले। जैसे 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 2 होगा, 1 + 2 3 होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर हमें मिलेगा जिसको जोड़ने पे 8 मिले। तो आप देखेंगे 17 को अगर हम जोड़ते हैं इस सीरीज में
तो जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा हमें। उसके बाद अगर 26 को हम जोड़ते हैं तो भी 8 मिलता है हमें। अगर आप जोड़ते हैं 35 को तो भी आपको 8 मिलेगा। 44 जोड़ते हैं तब भी 8 मिलेगा। और कोई नंबर है क्या? यस, आप इसको पलट सकते हैं। 53 को भी जोड़ेंगे तब भी 8 मिलेगा। देन 62, देन 71, और कोई नंबर क्या? 80। और पूछेंगे 08 भी तो ले सकते थे, तो अगर 08 लेंगे तो वो 1 डिजिट हो जाएगा। ओके, बट हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए। तो आपके आंसर्स हो जाएंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80 मीन्स 80। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। होप यू गेट इट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। और सपोज कीजिए कि एक सेट सी है, ओके, और ये आपको बोला जा रहा है कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an integer and it is varies between -3 to 7। ओके, जहाँ आप -3 ले सकते हैं और 7 नहीं ले सकते हैं। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसको -3 आप ले सकते हैं, तो ये इंटीजर है तो -3 हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको आप लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। होप यू गेट इट। चलिए, तो आई थिंक कि आपका सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कि सेट के कितने टाइप हो सकते हैं। तो जो टाइप्स डिसाइड होता है वो एक्चुअली डिसाइड होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसके आधार पर सेट्स के टाइप डिसाइड किए जाते हैं। जैसे एम्प्टी सेट, पहले टाइप्स ऑफ सेट में हेडिंग डाल दूँ, टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो सबसे पहला जो पढ़ सकते हैं आप एम्प्टी सेट। इस सेट का मतलब यह हुआ कि इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाइड सेट। इसका अदर नाम भी है जिसको हम बोलते हैं वाइड सेट। इसको एक और नाम भी है, उसको बोलते हैं नल सेट। ठीक है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। देयर इज नो एलिमेंट विद इन द सेट। गॉट इट? कोई एलिमेंट नहीं होगा इसमें। तो ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब आप इसका एग्जांपल पूछना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, तो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। आप मुझे एक ऐसा सेट फॉर्म कीजिए, एक ऐसा कलेक्शन फॉर्म कीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन फॉर्म कीजिए जिनकी हाइट 9 फीट से ज़्यादा है, जिनकी हाइट 9 फीट से ज़्यादा है। तो आपकी क्लास में कोई भी ऐसा लड़का है या लड़की है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसकी हाइट 9 फीट से ज़्यादा हो? नहीं है। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सेट क्या हो जाएगा? वाइड सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सेकंड मैं आपको बोलूँ कि आप ऐसे बैट्समैन का कलेक्शन कीजिए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में, इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में, ओडीआई में 1 लाख से ज़्यादा स्कोर किया हो। अगेन कोई आपको ऐसा बैट्समैन नहीं मिलेगा और वो सेट वाइड सेट यानी नल सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे बॉलर्स का कलेक्शन कीजिए, एक सेट फॉर्म कीजिए जिसमें ऐसे बॉलर्स होंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 50,000 से ज़्यादा विकेट लिया हो। तो आप बोलेंगे सर आप तो ऐसा एग्जांपल्स बोल रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप के एलिमेंट्स हो जो कि पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं होती है कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट आ सके, तो उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, वाइड सेट। गॉट इट? चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं सिंगलेटन सेट। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैं बता चुका हूँ कि जो टाइप्स ऑफ सेट हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से डिसाइड हो रहे हैं। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, सिंगलेटन सेट का मतलब हो जाएगा कि जिसके एलिमेंट केवल 1 हो। ठीक है, केवल 1, विच हैज 1 एलिमेंट, जिसके पास केवल 1 एलिमेंट हो उसको हम बोलेंगे सिंगलेटन सेट। गॉट इट?
एम्प्टी सेट हम देख लिया, सिंगलटन सेट देख लिया। एक और चीज़, एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये खाली रहेगा, आप इसमें अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। ओके, तो ये तरीका है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। इसमें आपका एक एलिमेंट रहेगा कोई, सपोज कीजिए एक सेट है जिसमें केवल 1 एलिमेंट है और वो 1 है, और इसको क्या बोलेंगे आप? इसका अगर आप पूछेंगे कि सेट कैसा सेट है, मैं बोलूँगा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 2। तो ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो कि 2 से छोटा हो, तो आपको एक ही मिलेगा, बस 1। तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। सेट्स को और डिवाइड कर सकते हैं आप 2 पार्ट्स में भी, और इसको आप बोल सकते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगेन ये डिवीज़न भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पे है। जिस सेट्स के एलिमेंट फाइनाइट हों, मतलब कि आपको गिन सकें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसको आप नहीं गिन सकें उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 49। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें 48 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि लेस देन 49 मैंने बोला, तो 49 को आप नहीं लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 48 तक। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 48 होंगे। इनफाइनाइट केस में अगर मैं इसको ये कंडीशन हटा दूं, मैं बोलूं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो आप केवल बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ये 3 डॉट्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सेट इनफाइनाइट सेट है, मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट है, उसका हमें पता नहीं कि कितने एलिमेंट्स हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट का डिवीजन हो गया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी सेट। तो होप कि आपका अभी तक क्लियर हुआ। अब हम मूव करते हैं जो हमने टॉपिक में यहाँ बात की थी कि पहले हम सेट देखेंगे, उसके बाद हम मूव करते हैं सबसेट पे कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसेट के बारे में समझते हैं हम। सबसेट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप, और काफ़ी आसान भी है। सबसेट का मतलब हुआ सेट का एक हिस्सा। ओके, सेट का एक हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, जैसे कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, गॉट इट, और एक सेट बी भी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। ओके, तो वैसे केस में आप देख सकते हैं 1 2 जो बी के एलिमेंट्स है वो इसमें भी मौजूद हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, अगर कोई ऐसा सेट है बी, ठीक है, एक ऐसा सेट बी है जिसके सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हो, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट, देन सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट ए। तब सेट बी को सेट ए का सबसेट कहा जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे ऐसे सिंबल से। तो हम देख सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बट क्या हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं हैं। गॉट इट? ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं हैं, तो हम ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। गॉट इट? क्या होगा कि 2 सेट दिए रहें और उनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच करें, इक्वल सेट वाला केस। ठीक है, तो कोई सेट सी है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और कोई डी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3। गॉट इट? तो आप देख सकते हैं कि सी के सारे एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं और डी के भी सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं। जो रिपीटेशन है उससे आप नहीं घबराएंगे। मैं बता चुका हूँ कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सो इन दिस वे डी के भी एलिमेंट 1 2 3 ही काउंट होंगे। तो आप देख सकते हैं सी के सारे एलिमेंट डी में हैं और डी के भी सारे एलिमेंट्स सी में हैं। सो इन दिस वे आप बोल सकते हैं कि C इज सबसेट ऑफ D एंड D इज आल्सो सबसेट ऑफ C। और ये डिफिनीशन हो जाती है इक्वल सेट की।
जी हाँ, इस तरह इक्वल सेट को डिफाइन किया जाता है। इफ सेट सी इज सबसेट ऑफ सेट डी एंड सेट डी इज आल्सो द सबसेट ऑफ सेट सी, देन सी इक्वल्स डी। गॉट इट? तब हम सी को डी के इक्वल बोलेंगे। यानी कि दो सेट इक्वल कब होंगे? दो सेट ए और बी अगर दिए गए हैं वो इक्वल तभी होंगे जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो। क्या होगा अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में ना हो? तब उस केस में हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बट ए नॉट इक्वल टू बी। तो होप कि आपका सबसेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये पूरी तरह क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है कि सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं उसके सारे सबसेट्स को आप लिखें। तो हम जानते हैं कि जो सेट का सबसेट होता है वो भी एक सेट ही होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि बी सबसेट ऑफ ए, तो बी भी एक सेट था। तो आपको वो सारे सेट लिखने हैं जिसके एलिमेंट्स इसमें भी हों, ठीक है। तो सपोज मैंने एक सेट लिखा बी जो कि 1 था, 1 है इसमें। एक सेट सी भी मैं लिख सकता हूँ जिसका एलिमेंट 2 है, और आप देख सकते हैं 2 इसमें है, सी के एक ही एलिमेंट है जो इसमें मौजूद है। एक सेट में डी लिख सकता हूँ 3। एक सेट में ई लिख सकता हूँ जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, 1 2 इसमें मौजूद है, तो आप बोल सकते हैं ई सबसेट ऑफ ए। उसी तरह मैं एफ लिख सकता हूँ एक सेट जिसके एलिमेंट्स हो सकते हैं 2 3, तो आप बोलेंगे क्या बुराई है जी एक सेट लिखने में जिसके एलिमेंट्स 1 3 हो? कोई बुराई नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट एच लिख दिया जाए जिसमें तीनों एलिमेंट्स हो, इक्वल सेट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बात किया इधर कि सी और डी इक्वल सेट कहे जाएंगे जब सी भी सबसेट हो डी का और डी भी सबसेट हो सी का। उसी तरह एक सेट हम ये भी लिख सकते हैं, एच एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और चूंकि 1 2 3 इसमें मौजूद है तो एच को आप सबसेट लिख सकते हैं कि एच इज सबसेट ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए, ई सबसेट ऑफ ए, एफ इज सबसेट ऑफ ए, जी सबसेट ऑफ ए, एच इज सबसेट ऑफ ए। इवन आप ये भी लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू ए क्योंकि दोनों सेम हैं। एक और ऐसा सेट है जो इसका सबसेट होता है और वो है फाई। आप हमेशा याद रखेंगे फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहीं भी सेट आएगा तो फाई उसका सबसेट होगा ही होगा। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फाई सभी का सबसेट होता है। और जो सेट अगर दिया गया है ए दिया गया है उसके सबसेट लिखने को बोला गया है तो ए खुद का ही सबसेट होता है। जैसा हमने देखा कि एच 1 2 3 था जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 थे, वो एच ए का सबसेट था और एच ए इक्वल्स थे, यानी कि एच को आप ए लिख सकते हैं और इस तरह आप कह सकते हैं कि ए खुद का सबसेट था। तो हमें 2 पॉइंट्स मालूम चलता है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 टर्म, कि फाई सबका सबसेट होता है। फाई मतलब एम्प्टी सेट, वॉइड सेट यानी नल सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। गॉट इट? चलिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन सारे सेट्स का एक जगह कलेक्शन कर दिया जाए अगर, ठीक है, अगर इन सारे सेट्स को एक कलेक्शन करके लिख दिया जाए एक सेट के अंदर, ठीक है, एक सेट में और फॉर्म करूं जिसमें इन सारे सेट्स को लिख दिया जाए 1 2 3 1 2 ओके 2 3 1 3 1 2 3 और एक चीज़ मैंने छोड़ दिया जो कि 5। तो इन सारे सेट्स का जो कलेक्शन बनेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पावर सेट।
क्या बोलते हैं, पावर सेट। और इसको हम बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ ए। इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मतलब आप सारे सबसेट्स को लिखें अलग अलग और उसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दें, मतलब उसका एक सेट फॉर्म कर दें, सारे सबसेट्स का एक सेट फॉर्म कर दें, तो उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। एक और बात, इस पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जिसमें 5 भी होगा और वो सेट खुद भी होगा, ठीक है। तो 5 और वो खुद जो सेट ए है उन दोनों को मिलाकर टोटल पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। और सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे। तो अगर 2 का पावर 3 कर दें तो 8 आता है। यानी कि कोई सेट ए दिया हुआ है और उसका पावर सेट अगर आप निकालते हैं, ठीक है, कोई सेट ए है और उसका पावर सेट फॉर्म करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 टू पावर n। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 टू पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। गॉट इट। तो होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।